हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, किसके बारे में चर्चा करेंगे हम। प्रकाशिक यंत्र, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज हम लोग प्रकाशिक यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाशिकी यानी प्रकाश से संबंधित यंत्र। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ऑप्टिक्स से संबंधित यंत्र, प्रकाश से संबंधित यंत्र, यानी प्रकाश के गुणों का उपयोग करके हम इस यंत्र को बनाते हैं। प्रकाश के गुणों का उपयोग करके हम इस यंत्र को बनाते हैं। प्रकाश का गुण क्या हो सकता है? अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। इस तरह के गुणों का उपयोग करके हम इस यंत्र को बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये लेंस है तो प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ेगी तो ये किरण अपवर्तित होकर के इसके फोकस से होकर जाएगी अगर इसके समांतर होगा। इसी तरह से अगर हम दर्पण ले लें, चाहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण ले लें, तो प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है तो ये यहाँ से क्या होता है, इसका परावर्तन हो जाता है। मीनिंग दैट प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के गुणों को, अथवा हम ये कह सकते हैं लेंसों, दर्पणों तथा प्रिज्मों के अपवर्ती तथा परावर्ती गुण का उपयोग करके हम एक ऐसे यंत्र का निर्माण करते हैं जिसकी सहायता से पास अथवा दूर, छोटी अथवा बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना करके स्पष्टता पूर्वक देखते हैं। ऐसे यंत्र को जो हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। ऐसे यंत्र को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र क्या है? लेंसों, दर्पणों तथा प्रिज्मों की अपवर्ती तथा परावर्ती यानी अपवर्तन का गुण तथा परावर्तन के गुण का उपयोग करके हम एक ऐसे यंत्र को बनाते हैं जिसकी सहायता से हमारे बहुत नज़दीक अथवा दूर, छोटी अथवा बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना करके हम स्पष्टता पूर्वक देखते हैं। ऐसे यंत्र को हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। स्टूडेंट, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? लेंसों, दर्पणों तथा प्रिज्मों, लेंसों, दर्पणों तथा प्रिज्मों के अपवर्ती तथा परावर्ती अपवर्ती मीन्स अपवर्तन का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, और परावर्ती माने प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। लेंसों, दर्पणों तथा प्रिज्मों की अपवर्ती तथा परावर्ती गुणों का उपयोग करके बनाया गया एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से नजदीक अथवा दूर, जिसकी सहायता से नजदीक
अथवा दूर, सूक्ष्म अथवा बड़ी, नजदीक अथवा दूर, सूक्ष्म अथवा बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाकर स्पष्टता पूर्वक देखा जाता है। बनाकर स्पष्टता पूर्वक देखा जाता है, प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप ये क्या कह सकते हैं इसको? प्रकाशिक यंत्र क्या है? लेंस, दर्पण तथा प्रिज्म के अपवर्ती तथा परावर्ती गुणों का उपयोग करके बनाया गया एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से नजदीक अथवा दूर, सूक्ष्म अथवा बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाकर स्पष्टता पूर्वक देखा जाता है, प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, प्रकाशिक यंत्र करता क्या है? तो एक लाइन लिख लेंगे, प्रकाशिक यंत्र, एक लाइन लिख लेंगे, प्रकाशिक यंत्र वास्तव में दर्शन कोण को बढ़ा देता है। वास्तव में दर्शन कोण को बढ़ा देता है। वास्तव में दर्शन कोण को बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स, ये दर्शन कोण क्या है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। दर्शन कोण क्या है, इसको लिख लें आप, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। चलिए, दर्शन कोण क्या है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल का मतलब होता है कि जिस वस्तु को आप देखते हैं वह वस्तु आपके नेत्र पर जो कोण बनाती है उसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। कोई वस्तु जो हमारे नेत्र पर कोण बनाती है उसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। यानी सबसे पहले लिख लें हम क्या? दर्शन कोण। दर्शन कोण विजुअल एंगल, एंगल ऑफ विजन, विजुअल एंगल। दर्शन कोण क्या होगा? स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख पर ये इस तरह से कोण बनता है। ये कोण थीटा जो है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल कहते हैं। इसी को हम हिंदी में लिख लें दर्शन कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। ये वस्तु आपकी अगर इससे छोटी हो जाए, ये वस्तु सपोज कीजिए कि इस तरह से वस्तु छोटी हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि ये दर्शन कोण जो बन रहा है, सपोज करिए कि यह ए है और ये बी है, यहाँ पर आपकी आई है और ये आपका ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपकी आँख है ई। ये आप देखिए कि वस्तु अगर छोटी हो रही है तो दर्शन कोण छोटा होता है, अगर वस्तु बड़ी है तो दर्शन कोण बड़ा होता है। स्टूडेंट, इसका अर्थ ये है कि कोई वस्तु हमें छोटी अथवा बड़ी तब दिखाई देती है जब हमारे नेत्र पर बना हुआ कोण छोटा अथवा बड़ा होता है। मीनिंग दैट वस्तु का छोटा अथवा बड़ा दिखना दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। अगर दर्शन कोण का मान बड़ा होता है तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है और दर्शन कोण का मान छोटा होता है तो वस्तु छोटी दिखाई देती है। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो उसकी छाया नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए
कि इतनी ऊंचाई पर कोई पक्षी अगर इस पर उड़ रहा है यहाँ पर, तो इसकी छाया पड़ने की मतलब है कि प्रकाश किरण यहाँ से आएगी इस तरह से, इसकी छाया तो कहीं बीच में पड़ जा रही है, दर्शन कोण आपके नेत्र पर नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपके ऊपर अगर आप होते तो यहाँ छाया पड़ती दिखाई देता, ठीक है। ये परछाई जो है आपकी इस पर नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका सूर्य जो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत बड़ा है, लेकिन वह आपको देखने पर बहुत छोटा दिखता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के द्वारा जो हमारे नेत्र पर कोण बनता है वह कोण बहुत छोटा होता है, इसलिए यह सूर्य आपको पृथ्वी से बहुत छोटा दिखता है। आगे लिख लेंगे इसमें दर्शन कोण क्या होता है, लिख लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे इसकी परिभाषा क्या, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। कोई वस्तु छोटी अथवा बड़ी तब दिखाई देती है जब नेत्र पर बना दर्शन कोण छोटा अथवा बड़ा होता है। कोई वस्तु हमें छोटी अथवा बड़ी तब दिखाई देती है जब नेत्र पर बना दर्शन कोण छोटा अथवा बड़ा होता है। यदि दर्शन कोण बड़ा होगा तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और यदि दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु छोटी दिखाई देती है। छोटा अथवा बड़ा होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उद्देश्य क्या है। पर्पज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र का उद्देश्य। प्रकाशिक यंत्र का उद्देश्य, प्रकाशिक यंत्र बनाने का उद्देश्य क्या है। पर्पज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र का उद्देश्य है। सबसे बड़ा पहला उद्देश्य तो यही इसका है, क्या, नजदीक अथवा दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाकर स्पष्टता पूर्वक देखा जा सके। पहला उद्देश्य क्या है, नजदीक अथवा दूर, नजदीक अथवा दूर या सूक्ष्म अथवा बड़ी, या सूक्ष्म छोटी अथवा बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब, नजदीक अथवा दूर या सूक्ष्म अथवा बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।
ताकि वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े। नजदीक अथवा दूर या सूक्ष्म अथवा बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा चीज क्या है? दर्शन कोण को बढ़ाना। दर्शन कोण को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है? इसका है दूसरा उद्देश्य ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या है कि दर्शन कोण को बड़ा बना देना, यानी दर्शन कोण को बढ़ाना इसका दूसरा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका कि दर्शन कोण को बढ़ाना। तीसरा इसका उद्देश्य है विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा को बढ़ाना। विभेदन सीमा को बढ़ाना। विभेदन सीमा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा को बढ़ाना, या ये कह सकते हैं विभेदन क्षमता को बढ़ाना। विभेदन क्षमता को बढ़ाना। विभेदन क्षमता क्या होता है स्टूडेंट्स? विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा क्या होती है? दो पास पास स्थित वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसको कोई प्रकाशिक यंत्र अलग अलग करके देख सकता है, जिसको किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा हम अलग अलग करके देख सकते हैं, उसे प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। पास पास स्थित दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसको कोई प्रकाशिक यंत्र अलग अलग करके देख सकता है, उसे हम प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। या किसी वस्तु की, किसी प्रकाशिक यंत्र की वह क्षमता, किसी प्रकाशिक यंत्र की वह क्षमता जिसको वह प्रकाशिक यंत्र पास पास स्थित दो वस्तुओं को अलग अलग देख सकता है, उसे प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी प्रकाशिक यंत्र बनाने का हमारा क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो वस्तु छोटी हो अथवा बड़ी, पास हो अथवा दूर, इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख कर बना करके हम देख सकें। दूसरा क्या है? दर्शन कोण को बढ़ाना। दर्शन कोण के मान को प्रकाशिक यंत्र बढ़ा देता है, जिससे वह वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। विभेदन सीमा को बढ़ाना। विभेदन सीमा है मीनिंग दैट कि कोई वस्तु अगर पास पास है, दूर भी है हमसे और बहुत पास पास है, तो इस वस्तु को हम अलग अलग करके स्पष्टता पूर्वक देख सकें, ये हमारे प्रकाशिक यंत्र का उद्देश्य होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। अगर दर्शन कोण को बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ आवर्धन क्षमता भी होगी, यानी इसको हम लिखेंगे पहले प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। वस्तु के सापेक्ष प्रकाशिक यंत्र कितना बड़ा बना देता है प्रतिबिंब को, उसकी माप को हम आवर्धन क्षमता से नापते हैं। कोई प्रकाशिक यंत्र वस्तु के सापेक्ष उसके प्रतिबिंब को कितना बढ़ा देता है, इसकी माप जो होती है उसी को हम प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में हम कह सकते हैं प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने, प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण
तथा प्रकाशिक यंत्र के बिना वस्तु से द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को हम प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मीनिंग दैट स्टूडेंट इसको लिख लें, प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा प्रकाशिक यंत्र के बिना वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा प्रकाशिक यंत्र के बिना वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मीनिंग दैट इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता इसको हम लिख लें यम। ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, स्टूडेंट्स ये प्रतिबिंब द्वारा यानी प्रकाशिक केंद्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। इसको हम लिख सकते हैं, प्रतिबिंब के लिए हम लिख दें थीटा आई लिख दें और इसके लिए लिख दें थीटा ओ, आई फॉर इमेज एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मीनिंग दैट यम को हम लिख सकते हैं यम इज इक्वल टू थीटा आई बाई थीटा ओ। इस सूत्र का हम बराबर पर उपयोग करेंगे जब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ाएंगे तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यम बराबर होता है थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई का मतलब होता है एंगल ऑफ विजन ड्यू टू आई और थीटा ओ का मतलब एंगल ऑफ विजन ड्यू टू ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अभी इसके पहले चैप्टर में जब आप इसको नोट कर लें, पहले पास करके नोट करिएगा। स्टूडेंट इसके पहले चैप्टर में हम आप चर्चा कर रहे थे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसके पहले चैप्टर में हम चर्चा कर रहे थे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन के लिए हमने लिखा था रेखीय आवर्धन के लिए हमने लिखा था, क्या लिखा था, एच आई, या मैं सीधे सीधे ये लिखता हूँ आई बाई
ओ, यानी अगर मैं यम यल लिख दूँ रेखीय आवर्धन के लिए तो ये होता आई बाई ओ, अथवा ये कह सकते हैं आई का मतलब है यहाँ कि लेंथ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, और ओ का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम एच आई या इस तरह से लिख सकते हैं, यम एल मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह से यहाँ पर ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन में जो इसके पहले हम अभी अभी परिभाषा आपको लिखाए हैं वो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन ही है। शर्त क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थान पर हों। वस्तु और प्रतिबिंब मीनिंग दैट, स्टूडेंट ध्यान दें इसको, अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है, इस वस्तु को ये सपोज करते हैं आपकी एक थोड़ी बड़ी वस्तु बनाते हैं हम, ये सपोज करते हैं एक वस्तु है ए और बी, एक वस्तु है ए बी। इसको देखने के लिए हमारे नेत्र पर जो दर्शन कोण बन रहा है इसको हम कहते हैं थीटा ओ, बना दें इसको हम बना दें थीटा ओ। जो दर्शन कोण बन रहा है इस वस्तु के द्वारा बन रहा है जिसको हम थीटा ओ लिख रहे हैं। अब इसके बाद इसका प्रतिबिंब किसी भी लेंस के द्वारा, किसी भी प्रकाशीय केंद्र के द्वारा, सपोज कीजिए कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दें ये प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा है ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश और बी डैश बन रहा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसको मिलाए तो चेंज नहीं हो, लेकिन ये कहता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बोथ आर ड्रॉन ऑन द सेम प्लेस। मीनिंग दैट इसको हम यहाँ पर कर दें, इसको हम यहाँ पर कर दें कि ये आपका जो है इमेज भी यहाँ है, ये आपका इमेज हो गया। तो अगर ये देखिए इमेज यहाँ पर, इमेज यहीं पर हो गया तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये प्रतिबिंब जो है हम यहाँ पर जब बनाते हैं इस प्रतिबिंब को, ये कहीं प्लेस पर हो गया, तो सपोज करिए कि ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ये कितना एंगल हमारे नेत्र पर बनाता है। ये जो नेत्र पर हमारे एंगल बनाएगा यही एंगल आपका होगा थीटा आई, ये एंगल क्या होगा हमारा थीटा आई होगा। मीनिंग दैट कि ये अगर हमारे नेत्र है, यहाँ से हम वस्तु को देखते हैं तो ये हमारे नेत्र पर थीटा वो एंगल बनाता है, और इसका प्रतिबिंब जो ए डैश बी डैश जो इसका बड़ा प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब जब हम यहाँ पर इसको ड्रॉन करते हैं तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश ये नेत्र पर जो एंगल बनाता है थीटा आई बनाता है। स्टूडेंट्स अब हम क्या कहते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो मतलब है उसका मतलब है कि रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बोथ आर ड्रॉन ऑन द सेम प्लेस। मीनिंग दैट हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए, लिखेंगे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं, को कोणीय आवर्धन कहते हैं।
कोणीय आवर्धन कहते हैं। जबकि वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थान पर या एक ही बिंदु पर खींचे गए हों या एक ही बिंदु पर स्थित हों, एक ही बिंदु पर स्थित हों, एक ही बिंदु पर स्थित हों, जबकि वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हों। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लिखेंगे यम ए फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन। यम आप इस्तेमाल करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, ये सफिक्स है, इसका मतलब है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपका थीटा आई बाई थीटा ओ, थीटा आई बाई थीटा ओ। अब थीटा आई क्या है, यहाँ पर इसको नोट कर लें। थीटा आई क्या है, देखिए हम थीटा आई क्या लिखते हैं, ये थीटा आई बराबर क्या होगा, ये सपोज कीजिए कि थीटा आई है तो ये हो जाएगा, ये पूरा एंगल देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला एंगल देखिए, ये थीटा आई है, यह थीटा आई, ये लिखे हम यहाँ इसके लिए लिख लेंगे ए डैश बी डैश, और ये जो है आपका जो है ई है, यानी थीटा आई बराबर को लिख सकते हैं हम टेन थीटा, थीटा आई को लिख सकते हैं, पहले तो लिख दें टेन थीटा आई। जब थीटा का मान बहुत छोटा होगा तो थीटा आई को टेन थीटा आई लिख सकते हैं। ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार करते हैं इसको, ए डैश बी डैश बाई आधार हो जाएगा ए डैश ई हो गया। और इसी तरह से थीटा ओ का मतलब है केवल वस्तु के द्वारा, जो वस्तु ये आपकी थी यहाँ पर इसको हमने लिखा था थीटा ओ लिखा था, ये आपका ए बी था और ये आपका आई थी, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ओ को हम लिख सकते हैं टेन थीटा ओ। क्यों, क्योंकि अगर थीटा का मान बहुत छोटा होगा तो थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी बटी ए डैश ए ई लिख दें पहले, बट आप आगे लिख सकते हो बट ए बी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए डैश ई, ये दोनों एक ही बिंदु पर है। इसको हमने ऑब्जेक्ट के लिए भी लिखा था, लेकिन ये दोनों एक ही बिंदु है, ए और ए डैश दोनों एक ही बिंदु पर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको नोट कर लें, इधर नोट कर चुके होंगे, इसको मिटा दें इसको। चलिए आगे लिखेंगे क्या, यम ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें, यम ए बराबर क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन यम ए बराबर जो होता है आपका थीटा आई बाई थीटा टू, इसके लिए हम क्या लिख दें थीटा आई बाई थीटा ओ, इसके लिए क्या लिख दें टेन थीटा की जगह लिख दें ए डैश बी डैश बाई ए डैश ई बटे कितना हो जाएगा ए बी बटे ए ई, या इसको हम लिख सकते हैं यम ए बराबर है ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू, इसको ऊपर कर दें उसको नीचे कर दें ए ई बाई ए डैश ई, बट ए ई इज इक्वल टू ए डैश ई। अभी हमने इसको सिद्ध किया है, इसको दिखाया है कि ए ई, क्योंकि ये पॉइंट जो है ए डैश पर कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यम ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू ए डैश ई बाई ए डैश ई। इसको हम काट दें, यम ए बराबर आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए बी, यम डैश बराबर क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए बी। स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, ये हाइट ऑफ
इमेज जिसको हम लिखते हैं एच आई, इसको क्या लिखते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज, और ए बी क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिखते हैं एच ओ। ये आपका एच ओ हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एच आई, ये था आपका, और ये जो दूरी थी आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी थी। मीनिंग दैट ये क्या हो मिला हमारे पास, एम ए बराबर है एच आई बटे एच ओ। ये आपका जो है लीनियर मैग्निफिकेशन भी यही होता है, रेखीय आवर्धन भी यही होता है, यानी एम ए बराबर होता है, आप लिख सकते हैं, अर्थात रेखीय आवर्धन कोणीय आवर्धन के बराबर होता है, कोणीय आवर्धन के, रेखीय आवर्धन कोणीय आवर्धन के बराबर होता है, रेखीय आवर्धन कोणीय आवर्धन के बराबर होता है। मीनिंग दैट, या इसको लिख दें एम ए इज इक्वल टू एम एल। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर रेखीय आवर्धन लिखते थे वहाँ पर कोणीय आवर्धन भी लिख सकते हैं। मीनिंग दैट ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा, एम इज इक्वल टू एच आई बटे बाई एच ओ, या इसको लिखेंगे, इसको भी इस्तेमाल कर थीटा आई बाई थीटा ओ, ये भी आ सकता है, या एक फार्मूला ये आता है बी बाई यू। ये तीनों रूप में किसी रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, एच आई बटे एच ओ, लेंथ हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज के द्वारा दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा दर्शन कोण, या बी बाई यू, यानी लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बटे लेंस से वस्तु के बीच की दूरी। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। नोट कर लें, इसको पास करके नोट करें, कभी कभी ये पूछा जाता है, प्रूव दैट लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दी एंगुलर मैग्निफिकेशन। नोट कर लें इसको। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी इसी को कहते हैं माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, माइक्रो आपने नाम सुना होगा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और स्कोप का मतलब होता है, स्कोप का मतलब टू सी, देखना। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, और स्कोप का मतलब होता है देखना। मीनिंग दैट 10⁻6 के पास की जो वस्तु होती है, इतनी छोटी वस्तु होती है, 10⁻6 मीटर की जो वस्तु होती है, उसको देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। मीनिंग दैट हम लिख सकते हैं क्या, पास स्थित या नज़दीक स्थित, नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को, नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। स्टूडेंट्स, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, आगे लिख लेंगे, या दो प्रकार का होता है। पहला जो है मुख्य रूप से जिसको हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और जिसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप
और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम लोग जो इसका अध्ययन करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी का ही अध्ययन करेंगे। आज इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग देंगे यहाँ पर हम सरल सूक्ष्मदर्शी। हेडिंग देंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। लिखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स, सरल सूक्ष्मदर्शी नाम से स्पष्ट है, ये बहुत सरल है और ये रियली में एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसको मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। इसको आवर्धक लेंस भी कह सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस, इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। होता क्या है कि आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी लेंस के सम्मुख, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है, किसी लेंस के सम्मुख जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है तो इस वस्तु का बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसी गुण का उपयोग करके हम सरल सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। इसी गुण का उपयोग करके देखिए, ये वस्तु जो है इस तरह से जाएगी और ये पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पर कट करेगी इसी को जो है हम यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये आपका ए बी है तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। स्टूडेंट्स, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है पास, नजदीक स्थित छोटी वस्तुओं को देखने का काम करते हैं। यह वास्तव में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाकर स्पष्टता पूर्वक देखते हैं। यानी हम अगर इसके बारे में लिखें, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पहले लिख लें तो लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से नजदीक स्थित सूक्ष्म वस्तु, नजदीक स्थित सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाकर स्पष्टता पूर्वक देखते हैं। बनाकर स्पष्टता
पूर्वक देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से नज़दीक स्थित सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाकर देखते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? स्टूडेंट, सिद्धांत भी पूछा जाता है, लिख लेंगे हम। सिद्धांत, इसका सिद्धांत सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसका सिद्धांत क्या होता है? इसका सिद्धांत क्या होता है? अभी मैं इसकी पहले अभी चर्चा कर रहा था। उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। इस गुण का उपयोग करके हम सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करते हैं। लिखेंगे, उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस के सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस के सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, सीधा, आभासी तथा बड़ा बनता है। ये इसका सिद्धांत है। उत्तल लेंस के सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बड़ा बनता है। किधर बनता है? जिधर वस्तु रखी रहती है। किधर बनता है? जिधर वस्तु रखी रहती है। स्टूडेंट, इसको नोट कर लें तो इसका अगला पॉइंट होगा इसमें रेज डायग्राम। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका किरण आरेख बनाएंगे हम। रेज डायग्राम लिखेंगे, किरण आरेख प्रतिबिंब कैसे बनता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, या इसके पहले हम रेज डायग्राम सबसे पहले, चलिए ठीक है, पहले हम रेज डायग्राम को पढ़ लें। किरण आरेख, रेज डायग्राम, ये कैसे बनेगा? सपोज करें कि ये हमारा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, इसके सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक वस्तु रखी गई है। मान लो अगर फोकस यहाँ है तो एक छोटी वस्तु यहाँ पर रखी गई है। इस वस्तु के लिए सपोज करें कि ये वस्तु है आपकी, ये भी यहाँ से वस्तु की एक किरण हम ले चलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसके प्रकाश फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी किरण को हम इसके प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे। आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से जो जाएगी तो वह जो है विचलित हुए बिना सीधे निकल जाएगी। ये किरणें कहीं पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये किरणें कहीं न कहीं काटती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर ये काटती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु पर इसका जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सपोज करिए कि ये किरणें यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं तो यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम A' B' लिखेंगे। यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है।
जिसको हम लिखेंगे ए डैश बी डैश। इसका रेज डायग्राम ध्यान दें, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कम है। इस लेंस को हम सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसके सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक वस्तु ए बी रखी गई है। इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ये इसका रेज डायग्राम है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। इसकी संरचना ये आपके एकेडमिक में इस तरह से पूछा जाता है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में जब पूछा जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें जो आपको लिखना होता है, प्रिंसिपल इसका लिखना होता है, रेज डायग्राम लिखना होता है, संरचना, मैग्नीफाइंग पावर और इसका उपयोग तथा इसके दोष, इतना लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन। इसकी संरचना क्या होती है? आप स्टूडेंट्स इस तरह का सरल सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा। कभी कभी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में तो नहीं होता है, लेकिन बायोलॉजिकल बॉक्स में निश्चित रूप से होता है। ये जो है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होगा जो एक प्लास्टिक के अथवा धातु के छल्ले में कसा होता है। प्लास्टिक अथवा धातु के छल्ले में कसा होता है और इसको जो है पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है। इसको पकड़ने के लिए एक इसमें क्या लगा देते हैं, हैंडल लगा देते हैं पकड़ने के लिए। ये आपका जो है सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये इधर एक छल्ला लगा दें इस तरह से आप चाहें तो, और ये इस तरह से है। ये आपका प्लास्टिक अथवा मेटेलिक रिंग होती है, जिसके बीच में ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस कसा होता है, मीनिंग दैट ये आपका हैंडल है जिसको पकड़ने के लिए हम हैंडल का उपयोग करते हैं। ये आपका जो है प्लास्टिक और मेटेलिक रिंग, प्लास्टिक और मेटेलिक रिंग, और इसके अंदर का जो है ये है आपका, इसको हम ऐसे ऐसे कर लें, ये है कॉन्वेक्स लेंस है। और ये आपका हैंडल लगा हुआ है जिसको पकड़ने के लिए सहयोग करते हैं। आपने बायोलॉजिकल बॉक्स में आपने इसको देखा होगा, अथवा घड़ी साज को आपने देखा होगा कि इस तरह से पकड़ करके अपने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को आराम से इस तरह देखता है। अथवा आप देखे होंगे कभी कभी जो हस्तरेखाएँ देखते हैं वो भी आपके एक माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक लेंस रखे होते हैं, उसको रख करके आपके हाथ की रेखाओं को देखते हैं। ये आपका जो है इसकी संरचना हो गई। अब उसके बाद हम इसका वर्किंग कभी कभी पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो वर्किंग के लिए आप बहुत सिंपल इसका आप याद रख सकते हैं। इसको वर्किंग क्या होता है, जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु के पास इस लेंस को या सरल सूक्ष्मदर्शी को ले जा करके उसको आगे पीछे करके जब करते हैं तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब तो कभी उल्टा कभी सीधा बनता है। लेकिन जब आपकी वस्तु इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाती है, इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके स्पष्ट प्रतिबिंब बना लेते हैं। अब उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग पावर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है इसके अंतर्गत, वो है आवर्धन क्षमता, यानी सूक्ष्मदर्शी की या सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आगे लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम परिभाषित करने के लिए ये कह सकते हैं,
सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब से, सरल सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बिना सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मीनिंग दैट यम बराबर हो, लिख सकते हैं हम थीटा आई बाई थीटा ओ लिख सकते हैं। यम बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, थीटा आई बाई थीटा ओ। इसको हम क्या कह सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बने प्रतिबिंब से नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि वस्तु, जब हम वस्तु द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण बनता है तो वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर होना चाहिए। वस्तु आपकी कहाँ हो, वस्तु कहाँ होनी चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपकी d होनी चाहिए। इसको डिराइव करने के लिए हमारा एक सिंपल तरीका है लेंस फार्मूले से। हम पहले बहुत आसानी से इसको लेंस फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ लिखते हैं कि इसमें दो पॉइंट आता है, दो पॉइंट मिलेगा आपको। सबसे पहले जब अंतिम प्रतिबिंब पहला होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, इसको मिटा दें, आप बना चुके होंगे इसको। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, या इसको कह सकते हैं व्हेन फाइनल इमेज बी एट पॉइंट d, व्हेन फाइनल इमेज बी एट पॉइंट d। इसमें हम लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। लेंस फार्मूला आपको मालूम होगा, यहाँ तक आप पढ़ने पर तो आपको मालूम ही होगा, पीछे का चैप्टर पढ़े ही होंगे। तो 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। v से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा b/f इज इक्वल टू b/b माइनस b/u। v से कट जाएगा, ये हो जाएगा b/f इज इक्वल टू 1 माइनस b/u। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है बट यम बराबर होता है b/u, ये फार्मूला इसका ये भी होता है, यम बराबर होता है थीटा आई बाई थीटा ओ, एच आई बटे एच ओ और v/u, यानी इसकी जगह पर हम यम रख दें। हेंस b/f इज इक्वल टू 1 माइनस यम, या यम बराबर आपका हो जाएगा, यम को इधर कर लें, यम बराबर हो जाएगा 1 माइनस b/f, यम को इधर कर लें, 1 यहीं रहने दें, यम बराबर हो जाएगा 1 माइनस b/f। स्टूडेंट्स, अभी हम कह रहे थे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, यानी हम यहाँ लिखेंगे परंतु b इज इक्वल टू माइनस डी है। b इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, d पर बन रहा है। तो क्या होगा आपका, यम बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस है 1 माइनस d/f, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यम बराबर होगा 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। मीनिंग दैट ये आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का सूत्र है। कब के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। इसके बाद दूसरा आता है, इसमें दूसरा जो पॉइंट है उसमें यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। पहले इसको नोट कर लें, आप पॉज करके नोट करिएगा। अब उसके बाद अगला हम लिखेंगे नंबर 2,
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, व्हेन फाइनल इमेज बी एट इनफाइनाइट। अगला लिखेंगे व्हेन फाइनल इमेज बी एट इनफाइनाइट, अर्थात जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने का मतलब b बराबर होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, या इसको माइनस इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो लेंस फार्मूले से होगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, v की जगह इनफाइनाइट रख दें, 1/f इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/u, या 1/इनफाइनाइट का मतलब हो गया 0, 1/f बराबर हो गया माइनस 1/u। स्टूडेंट इसमें यम v से इंटू कर दें, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे, दोनों तरफ b से गुणा करने पर हो जाएगा b/f इज इक्वल टू माइनस b/u। बट अभी हमने कहा है m बराबर होता है b/u, तो ये हो जाएगा आपका b/f इज इक्वल टू माइनस यम, या यम बराबर हो गया आपका, यम बराबर हो गया क्या, माइनस b/f। बट स्पष्ट देखने के लिए, वस्तु को, प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए वो कहाँ बनना चाहिए, d पर बनना चाहिए, यानी b बराबर होगा माइनस d। वस्तु को, प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए वो हमारे नेत्र से कितनी दूरी पर होना चाहिए, d के दूरी पर होना चाहिए, यानी v की जगह हमको माइनस d रखना पड़ेगा। तो m बराबर हो जाएगा माइनस d/f, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा d/f। स्टूडेंट ये सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए के आवर्धन क्षमता का सूत्र है, कब के लिए, जब प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। स्टूडेंट्स इसी सूत्र को एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से डिराइव किया है, इसको नोट कर लें तो मैं एनसीईआरटी का पार्ट बताता हूँ आपको कैसे डिराइव किया गया है, पास करके नोट करिएगा। एनसीईआरटी में जो पार्ट दिया गया, बनाया गया है, वो क्या है, आपको ध्यान दें। एनसीईआरटी में ये दिया गया है, ये मूल फार्मूले का इस्तेमाल किया है, यम बराबर होता है थीटा आई बाई थीटा ओ, मीन्स इमेज फॉर्म बाई, या एंगल ऑफ विजन ड्यू टू इमेज, लिख लें इसको, एंगल ऑफ विजन ड्यू टू इमेज बाई एंगल ऑफ इमेज, एंगल ऑफ इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस d, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। तो आइए देखते हैं हम, पहले तो इमेज के लिए देखें, इमेज के लिए देखें, मान लीजिए कि आपका a डैश b डैश है, या इसका इमेज की हाइट hi है, इसके द्वारा हमारे नेत्र पर जो कोण बनता है, दर्शन कोण बनता है, ये आपका है थीटा आई है। इसको हम लिख दें a डैश b डैश, a डैश b डैश, और यहाँ आपकी नेत्र है, इस नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब कौन सा, लेंस के द्वारा जो हमारा ये लेंस था, इस लेंस से जो प्रतिबिंब मर रहा था, ये सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब मर रहा था, ये हमारी नेत्र यहाँ थी, इसको थोड़ा सा अंदर कर लें, हमारी नेत्र यहाँ थी, हम यहाँ पर जो प्रतिबिंब मर रहा है थीटा आई मर रहा है, थीटा, और ये दूरी आपकी जो है b है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं tan थीटा आई, इस रेज डायग्राम से हम लिख सकते हैं tan थीटा आई इज इक्वल टू एच आई बटे ए डैश ई, या थीटा आई
इज इक्वल टू एच आई बाई माइनस वी। ध्यान दें, माइनस वी क्यों मैं लिख रहा हूं, ये प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है और किरण के चलने की दिशा की विपरीत दिशा में होगी, इसलिए इसको मैं माइनस बी लिख रहा हूं। बट आप ये जानते हैं कि यम इज इक्वल टू होता है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू बी बाई यू। यम बराबर होता है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू बी बाई यू। यानी हम यहाँ से एच आई का मान अगर निकाल लें तो एच आई बराबर क्या हो जाएगा, एच आई बराबर हो जाएगा एच ओ इंटू बी बाई यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा आई का मान जो है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 1 कर लें और इसको 2 कर लें। समीकरण 2 से एच आई का मान समीकरण 1 में रख दें। हम ध्यान दें, समीकरण 2 से एच आई का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या मिलेगा, थीटा आई बराबर हो जाएगा क्या, एच आई की जगह हम मान रख दें एच ओ बी बाई यू इंटू 1 बाई माइनस बी, 1 बाई माइनस वी। वी को कैंसिल कर दें, वी को कैंसिल कर दें, मीनिंग दैट थीटा आई इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास माइनस एच बाई यू। थीटा आई हमारे पास मिलेगा एच बाई यू, ये मिल गया हमारे पास एच बाई यू। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम निकालेंगे थीटा ओ। थीटा ओ का मतलब वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर है। सपोज कीजिए कि ये हमारी नेत्र है, यहाँ पर है, अब ये वस्तु है, इसके द्वारा जो है हमारे नेत्र पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका थीटा ओ है, ये एंगल आपका थीटा ओ है। यानी इसको हम कह देंगे ए बी और ये आपकी वस्तु की हाइट है एच ओ। यानी थीटा ओ को हम लिख सकते हैं, अगर थीटा ओ का मान बहुत छोटा है तो इसको tan थीटा ओ लिख सकते हैं। tan थीटा ओ हो गया, थीटा ओ बराबर होगा tan थीटा ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ओ बाई ए ई, एच ओ बाई ए ई, या थीटा ओ बराबर हम लिख देंगे एच ओ बाई ए ई। का मतलब है जो परिभाषा हमारी है उसके अनुसार ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर होनी चाहिए। ये चूंकि बाएं तरफ है तो इसलिए इसको आप किरण के चलने की विपरीत दिशा में हम नापेंगे इसको, तो ये होगा माइनस डी, मीनिंग दैट ए ई बराबर होगा माइनस डी। ए ई की जगह हम क्या रख दें, माइनस डी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसको कर लें इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब यम बराबर क्या होता है, यम बराबर पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये होता है थीटा आई बाई थीटा ओ, एंगल मेड बाई इमेज टू द एंगल मेड बाई द ऑब्जेक्ट। ये थीटा आई और थीटा ओ का मान रख दें। ये समीकरण देखिए 3 में जो थीटा आई का मान दिया है माइनस एच बाई यू, एच माइनस एच आई, ये सॉरी एच है, ये आपका एच ओ है, यहाँ पर थीटा आई बराबर एच ओ है, यहाँ एच ओ था, एच ओ है, तो ये होगा आपका क्या एच ओ बाई यू विद नेगेटिव साइन बाई एच ओ बाई माइनस डी। यानी इसको हम लिखेंगे यम बराबर आपका हो जाएगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एच बाई एच ओ इंटू डी बाई यू, एच कट जाएगा, यम बराबर होगा डी बाई यू, यम बराबर क्या आएगा, डी बाई यू। स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, सॉरी इसको कैपिटल डी स्मॉल आराम से लिख लें, बढ़िया। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा लिखेंगे, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इसको नोट कर लें थोड़ा सा,
नोट कर लिया, पॉज करके नोट करिएगा। आगे हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर तब बनता है जब वस्तु कहाँ हो स्थित होती है, लेंस के फोकस पर स्थित होती है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जैसे हमारे पास ये फार्मूला आया है m बराबर d/u अंतिम प्रतिबिंब के लिए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब u बराबर f हो, यानी कि प्रतिबिंब उसके फोकस पर स्थित। इसको हम लिख लें, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तब बनता है, अनंत पर तब बनता है जब वस्तु लेंस के फोकस पर हो। जब वस्तु लेंस के फोकस पर हो, लेंस के फोकस पर हो, अर्थात u इज इक्वल टू एफ। मान रखते हैं इसको, इसलिए m बराबर हो जाएगा d/f। m बराबर हो जाएगा d/f। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पॉज करके इसको नोट करिएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। याद इसको, सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक शर्त, यानी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। आगे लिखेंगे, अधिकतम आवर्धन के लिए शर्त। अधिकतम आवर्धन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। अभी आप फार्मूला देख रहे थे पहले, यम जब डी पर बनता था क्या था, 1 + d/f आया था, और जब इनफाइनाइट पर बनता था उसके लिए d/f आया था। इन दोनों सूत्रों से देखने पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि अधिकतम आवर्धन के लिए फोकस दूरी का मान कम होना चाहिए। इसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि लेंस के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए जो लेंस प्रयुक्त किया गया है उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं इसको, आवर्धक लेंस की फोकस दूरी कम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अधिकतम आवर्धन प्राप्त करने के लिए हमारी शर्त क्या है कि जो सूक्ष्मदर्शी के रूप में लेंस का उपयोग किया गया है उस लेंस की फोकस दूरी कम होना चाहिए। फोकस दूरी कम होने का मतलब है कि अगर लेंस की फोकस दूरी कम करते जाएंगे तो इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। फोकस दूरी कम होने का मतलब है कि इसकी मोटाई जो है बढ़ती जाएगी, लेंस बहुत मोटा होता चला जाएगा। और आप जानते हैं जब लेंस बहुत अधिक मोटा होगा तो यह लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें कई तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि यह लेंस जो है आपका एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है जिसमें 7 रंग की किरणें निकलेंगी। जो अगर मोटा लेंस होगा तो ये वर्ण विक्षेपण होगा जिससे 7 रंग की किरणें निकलेंगी। 7 रंग की किरणें निकलेंगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो कलर्ड बनेगा, रंगीन बनेगा, जिसको हम क्रोमेटिक एब्रिविएशन कहते हैं, वर्ण विवर्तन कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगा कि अगर ये मोटा होगा तो जो पैराक्सियल रेज होती हैं और एक्सियल रेज होती हैं वो दोनों एक बिंदु पर ना मिल करके जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलेंगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह अस्पष्ट बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि लेंस की फोकस दूरी एक सीमा से अधिक कम नहीं की जा सकती है। क्यों?
क्योंकि लेंस की फोकस दूरी अधिक कम होने पर लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब रंगीन तथा अस्पष्ट होगा। इसलिए हम लेंस की आवर्धन क्षमता को एक सीमा से अधिक बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक सीमा के अतिरिक्त जो है या एक निश्चित मान के अतिरिक्त हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो लेंस लगा करके हम उससे माइक्रोस्कोप से जो वस्तुएं नहीं दिखती हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से, उन वस्तुओं को देखने के लिए हम दो लेंस का उपयोग करके एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाएंगे और उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है हम उस वस्तु को देखेंगे। स्टूडेंट, इसका उपयोग क्या है? यूज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। पहला यूज तो ये है कि आप देखेंगे कि जो घड़ी साज होता है वह घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करता है। आपके लैब में वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक होता है, उसको देखने के लिए, बहुत बारीक बारीक पाठ्यांक होता है, उसको देखने के लिए हम आवर्धक लेंस या सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वाटर का या किसी लिक्विड का, तो वहाँ भी वर्नियर पैमाने पर जो खाने मिलते हैं जो मुख्य पैमाने की सीध में होते हैं, उसको देखने के लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी यानी एक मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपके कंपटीशन, आपके पेपर में, एकेडमिक में ज़्यादातर पूछा जाता है। हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। जबकि नंबर 1, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। नंबर 2, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि जैसे क्षमता देकर पूछ सकता है, +2 डायोमीटर का एक उत्तल लेंस है जिसको सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, अथवा कंबाइंड फोकल लेंथ का भी दे सकता है। 25 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस तथा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस संयुक्त रूप से रखे गए हैं और इसी सरल सूक्ष्मदर्शी के, तो जो भी पूछेगा उसमें आप फोकस दूरी निकालें, सिंपली फोकस दूरी निकाल करके आप इसका आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में दिया है
यफ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। पहली स्थिति में कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट डिश की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यानी एम डी का मान आप मालूम होगा 1 + d/f होता है। ये मान रख दें आप, ये बराबर हो गया 1 + 25/25, 25 कट जाएगा, 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2। यानी इसकी फोकस दूरी, इसकी आवर्धन कितनी होगी, 2 होगी जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट डिश की न्यूनतम दूरी डी पर बने। दूसरे के लिए आप जानते हैं कि यम इनफाइनाइट होगा, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसकी आवर्धन का जो सूत्र होता है वो सिंपल d/f होता है। तो ये मान रख देंगे इसमें, ये बराबर हो जाएगा आपका यम इनफाइनाइट बराबर होगा 25/25, मीनिंग दैट 1 हो गया। यानी अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है उसकी आवर्धन कितना हो गया, 1 होगा। नोट कर लें इसको, पास करके नोट करिएगा। अगला एक क्वेश्चन और इस पर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस फार्मूले से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 6 आवर्धन वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की रचना करना है। इसके लिए प्रयुक्त उत्तल लेंस की इसके लिए प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको मालूम ही है। इस तरह का एफ का मान केवल निकालने की पूछा है। एम डी बराबर होता है 1/d/f, d/f होता है। एम डी बराबर होता है 1 + d/f। एम डी बराबर 6 है, बराबर 1 + डी का मान 25 होता ही है, बट एफ हो गया, ये हो गया, इधर कर देंगे तो 6 - 1 बराबर 25/f, यानी इसको घटा देंगे, 5 बराबर हो गया 25/f, या एफ बराबर हो गया आपका 25/5, यानी एफ बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी पुस्तक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर दिए गए होंगे, अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।